हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री। इसमें हम देखने वाले हैं इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। इसका सॉल्यूशन करेंगे 2024 यानी पिछले जो 2023-24 का सेशन था, ठीक है। 23-24 वाले सेशन में जो पेपर हुआ था इवनिंग का, वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखनी है। अब देखिए, ये जो 2025 का मॉर्निंग और इवनिंग है ऑलरेडी करा दिया है, और आपका जो 2024 का मॉर्निंग और इवनिंग है ये भी करा दिया, ठीक है। इवनिंग तो आप देख ही रहे हो, मॉर्निंग भी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको भी जाके देख लो। और सारे लिंक मैं आपको कमेंट में एक प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएगी, आप जो चाहो वो देख सकते हो, ठीक है। सारे चैप्टर आपके वहाँ पे अवेलेबल है। अब ये पेपर कब हुआ था? ये हुआ था 27 फरवरी 2024 को इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। और एक मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लो। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 3 नंबर वाले और 8 नंबर वाले, दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए, ठीक है। पेपर कैसा था? कुछ इस प्रकार का आपका पेपर था, आप यहाँ देख सकते हो। और चैप्टर की वीडियो भी मैंने बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो चैप्टर की वीडियो भी देख लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए जो है हमारा, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, इसको देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सागर रोम साम्राज्य का हृदय कहलाता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि जो भूमध्य सागर था, इसको रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यास के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, आपसे ये पूछा है। तो देखिए, ये अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यसाक लिखा जाता था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यास क्या था? यास था एक इसको आप नियमावली मान लो, यानी ये नियम थे। इसको आज्ञप्ति भी कहा जाता है, विज्ञप्ति भी कहा जाता है, आदेश भी कहा जाता है, विधि भी कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। यसाक का अर्थ था विधि, आज्ञप्ति या आदेश, बिल्कुल ठीक है, ये कहा जाता है। यास को चंगेज खान की विधि संहिता भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये सॉरी लास्ट वाला आपका, इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लो, इसको सी और डी। तो आपका ए सही है, बी सही है, ठीक है, डी सही है, लेकिन आपका ये सी गलत है। सी जो है ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में 1820 से 1970 के दशक के बीच में गुम हुए बच्चों से माफीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई थी? 26 मई, याद रखना है, ठीक है। आपको डेट क्या है? 26 मई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। अगला क्वेश्चन है कि चित्र को पहचानना है और आपको सही आंसर इसमें से बताना है। तो ये ब्रून लेशी द्वारा निर्मित डी ल्यूमा, ठीक है, नाम याद रखना, डी ल्यूमा, फ्लोरेंस का कैथेड्रल गुंबद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑन प्लेजर नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई थी, ठीक है। ऑन प्लेजर, तो ये लोरेंजो वल्ला के द्वारा लिखी गई थी। अब आपको यहाँ पे खालिस्तान भरना है। स्पेन के अरबी दार्शनिक डैश ने दार्शनिक ज्ञान, जिसको फैलसूफ कहा जाता है, ठीक है, तथा धार्मिक विश्वास के बीच में जो तनाव थे उसको सुलझाने का प्रयास किया था। तो ये कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इब्न रुश्द, ठीक है, नाम याद रखना है, इब्न रुश्द। अगला है कि मेसोपोटामिया के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और सही जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही सही है यहाँ पे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है फोर्थ, ये आपका गलत है। पहला कथन है कि रोमन साम्राज्य में वास्तव में जो ऑगस्टस था, इसका शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है। इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की जो सैनिक विजय थी, इसके पश्चात हुआ था। क्या ये आपको सही लग रहा है? क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, और ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि देखो, लंबे समय तक रोमन साम्राज्य में तनाव रहा था, ठीक है, संघर्ष रहा था। उसके बाद जब ऑगस्टस का शासनकाल आया था तो ये शांति, इस समय में शांति स्थापित हुई थी। तो ये आपको बिल्कुल सही बता रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विदेशों में रहने वाले ज्यादातर जो चीनी थे वो इसी प्रांत से आती थी, यानी चीनी जो है वो इसी प्रांत से आती थी, ठीक है। और जाना माना डिमसम, यानी शाब्दिक अर्थ है दिल को छूना, यहीं का खाना है। तो इसका क्या सही आंसर है? कैंटन इसको कहा जाता है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहां पे भी इसका जिक्र है, ठीक है। अगला है कि काव्य कृति द कैंटरबरी टेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसका काव्य है, किसकी कविता है? द कैंटरबरी टेल्स। इसकी रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेफरी चौसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि परवर्ती रोमन साम्राज्य के एक शासक कॉन्स्टेंटाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो गलत है वो ये है कि ये नई राजधानी चारों ओर से समुद्र से घिरी थी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाकी सारे सही है। नेक्स्ट है कि ये बेल्जियम मूल के तथा पादुआ विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक, यानी वहाँ पे लेक्चर रह चुके हैं, लेक्चरर। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीड़ फाड़, ठीक है, चीड़ फाड़ की थी। तो ये थे एंड्रियस
वेसेलियस, ठीक है, एंड्रियस वेसेलियस। अगला है कि चंगेज खान ने किसके लिए ये संकेत दिया था कि वो उसका उत्तराधिकारी होगा, उसको महान खान की उपाधि दी गई थी, ठीक है, तो वो उसका तीसरा पुत्र होगा, तीसरा पुत्र है ओगोदेई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, ये आपके सामने विद्वानों के नाम है और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम है, आपको सही मैच करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि गैलीलियो के द्वारा दी मोशन लिखा गया था, ठीक है, यानी कि 3 का डी हो जाएगा। अब आप देखो 3 का डी आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आप देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन में 3 का डी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी तीसरे का सी दे रखा है, यहाँ पे तीसरे का बी दे रखा है, बस आपको एक ही ऑप्शन में है, तो बहुत आसानी से आप पहचान जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1853 में अमेरिका ने किसे जापानी सरकार से ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग की थी, उसके साथ भेजा था जिसने जापान में अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए थे। तो ये किसकी बात चल रही है, तो यह है कॉमोडोर मैथ्यू पेरी। मंगोल साम्राज्य में सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास, जिसे फारसी में डैश तथा मंगोल भाषा में डैश कहा जाता था, जारी किया पेंजा पेंजा जैरेज, ठीक है, याद रखना, थोड़े ये नाम अटपटे हैं पर आपको याद रखने पड़ेंगे। जापान की पहली रेल लाइन कहाँ पे बिछाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, योकोहामा तथा टोक्यो के बीच में, ठीक है, टोक्यो और योकोहामा के बीच में ये रेल लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत चरवाहे तथा अर्ध यायावर अपने साथ जो अलग अलग आकार की जो झोपड़ियाँ उठाए इधर उधर घूमते थे, उसके बारे में, यानी अवन आकार की जो झोपड़ियाँ उठाए घूमते थे, उसे क्या कहा जाता था, ठीक है, तो इसको मैपालिया कहा जाता था। दिए गए विकल्प में से सही स्थान का आपको चयन करना है। मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान में एदो की राजधानी जो थी वो बनाया गया था, जिसका नया नाम डैश था, जिसका मतलब क्या था, पूर्वी राजधानी जिसको कहा जाता था, तो इसका मतलब था टोक्यो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ज़्यादा याद करके जाना है, ये आता है पेपर में बार बार। नेक्स्ट है कि इनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, यानी ये इनका इंटरेस्ट जो था वो वनस्पति विज्ञान में था। शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र तथा कला, यहाँ तक इनका इंटरेस्ट था। इन्होंने मोनालिसा तथा द लास्ट सपर चित्रों का भी की रचना की थी, और इन्होंने उड़न मशीन का एक प्रतिरूप यानी कि एक मॉडल बनाया था। तो ये किसकी बात चल रही है यहाँ पे, तो ये है लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, नाम याद रखना है, लियोनार्डो दा विंची। 19वीं शताब्दी में अमेरिका के भूदृश्य में बदलाव क्यों आया, गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पे गलत पूछा हुआ है, सही नहीं पूछा हुआ कि गलत क्या है, तो गलत यह है कि ब्रिटेन और फ्रांस से आए प्रवासी अमेरिका में जमीन के मालिक नहीं बनना चाहते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये मालिक बनना चाहते थे, ये मालिक बनने के लिए ही तो अमेरिका में आ रहे थे, तो ये आपका गलत था, यही आपको पहचानना था। नेक्स्ट है कि चीन के संदर्भ में बोलान बू, ठीक है, बोलान बू इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है हमें पोलैंड करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अपना सेक्शन ए जो है ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये सारे एमसीक्यू आपको याद करने, ठीक है। अब बात करेंगे सेक्शन बी, जिसमें हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सेक्शन बी, पहला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य की जानकारी देने वाली संपूर्ण स्रोत सामग्री का जो विशाल भंडार रोम के इतिहासकारों के पास है, ये मुख्यतः 3 कैटेगरी में इसको बांटा जा सकता है। आपको उदाहरण सहित इसको बताना है, ठीक है। तो देखिए, रोमन साम्राज्य की जो जानकारी के स्रोत है, जिसमें मैं बात करता हूँ लिटरेचर यानी कि साहित्य भी है जिसमें, और दूसरी तरफ जो फिजिकल यानी कि भौतिक रूप से जो अवशेष मिले हैं, ठीक है, दोनों को ही इसमें शामिल किया जाता है। तो इसलिए इसकी 3 कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहले आ जाती है पाठ्य सामग्री, ठीक है, जिसमें वर्ष वृत्तांत जो कि मतलब वृत्तांत जो कि साल प्रति वर्ष लिखे जाते थे, यानी हर साल लिखे जाते थे, ठीक है। तो ये वर्ष वृत्तांत, इससे जानकारी मिल जाती है। फिर जो लेटर है यानी पत्र हैं, जो लेक्चर हैं, जो प्रवचन कानून है, इनसे जानकारी मिल जाती है रोमन साम्राज्य की, ठीक है। फिर दूसरा है प्रलेख या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो कि दस्तावेज कहलाएगा। तो उस समय पेपायरस पर लिखा जाता था, ठीक है। तो पेपायरस में जो पांडुलिपि लिखी मिली है, यानी हाथ से लिखी हुई जो किताब हो गई या जो भी मतलब लिखित रूप में मिला है, वो इसमें आ जाएगा। और भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष में जैसे कोई इमारत मिल गई हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई ईंट हो, कोई पत्थर हो, ठीक है, कोई बर्तन हो, उस समय का कोई सिक्का हो, कोई मूर्ति हो, या कोई हथियार, कोई आभूषण, कोई चित्र, तो ये सब किस में आ जाएगा, ये भौतिक अवशेष में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में देखो, अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ऑप्शन में यानी अथवा में दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 खिलाड़ी कौन थे, और रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में इनकी जो भूमिका है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए,
तीन प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी जो कि रोमन साम्राज्य में थे, उसमें सबसे पहला तो आता है सम्राट। सम्राट क्यों आता है? क्योंकि सम्राट सबसे ताकतवर होता था, ठीक है, उसका एक छत्र शासन होता था, एक तरफा शासन होता था। सम्राट निरंकुश भी थे, जैसा चाहे वैसा अपना शासन चलाते थे, क्योंकि राजा है तो वो जैसा मर्जी वैसा चला सकता है, ठीक है। सत्ता का वास्तविक स्रोत यानी कि असली जो पावर थी, सत्ता जो थी वो उन्हीं के हाथ में थी। सारा डिसीजन जो होगा उनसे ही होगा, ठीक है, वो जैसा चाहेंगे वैसा वो डिसीजन कर सकते थे। दूसरा था सीनेट। अब सीनेट जो है एक तरीके से अभिजात वर्ग है। अभिजात वर्ग का मतलब क्या होता है? कुलीन वर्ग भी इसको कहा जाता है। इसमें वो लोग आते हैं जो धनी होते हैं, यानी जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास ताकत होती है, जो समृद्ध होते हैं, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं प्रभुत्व होता है या फिर आप कह लो कि वर्चस्व होता है, जो सत्ता के भी करीब होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये अभिजात वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो सीनेट जो थे ये अभिजात वर्ग थे। ये कुलीन और धनी परिवारों में जो प्रभुत्व लोग होते थे ये होते थे। और ये सम्राटों की परख जो करनी थी वो सीनेट के प्रति उनका कैसा व्यवहार होता था इसके आधार पे होती थी। मान लो कोई सम्राट है, वो सीनेट जो संस्था है उन लोगों के साथ अगर गलत व्यवहार करता है तो उस हिसाब से उस सम्राट को गलत माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सम्राट है उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसको अच्छा माना जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि कहने का मतलब है कि सम्राट की जो परख होती थी वो उनके व्यवहार से होती थी कि वो सीनेट से कैसा व्यवहार रखते हैं। नेक्स्ट था, तीसरे नंबर पे आता है सेना। सेना बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो रोम में व्यावसायिक सेना थी, यानी कि सैलरी मिला करती थी, इनको वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा इनको करनी पड़ती थी, ठीक है। सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय होता था ये, और ऐसा माना जाता है कि चौथी शताब्दी तक 6 लाख से अधिक इनके पास सैनिक थे। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी सेना थी। और यहाँ पे ये भी बात है कि रोमन साम्राज्य भी बहुत बड़ा था। सेना तो बड़ी थी, रोमन साम्राज्य भी तो कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ये तीनों आपको याद रखने पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ से शहरीकरण के कारण थे। यानी कि शहरीकरण का जो मेन कारण था वो था प्राकृतिक उर्वरता, यानी कि ऐसी भूमि जो प्राकृतिक रूप से उपजाऊ है और वहां पे खाद्य उत्पादन, यानी खाद्य उत्पादन बहुत ज्यादा होता हो, ठीक है। यानी उच्च स्तर कहने का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे अच्छी भूमि हो, उपजाऊ, और खूब वहां पे फसल होती हो। तो यही शहरीकरण का मेन कारण रहा है, ठीक है। ये आपसे पूछा हुआ है। फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के संदर्भ में आपको बताना है, यानी किससे रिलेट करके बताना है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसको रिलेट करके आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, खाद्य उत्पादन जो है वो जमीन की उर्वरता पे निर्भर करता है। अगर कोई जमीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी तो वहाँ पे खूब फसल होगी, अगर जमीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी तो वहाँ पे ज़्यादा फसल नहीं होगी, अच्छी फसल नहीं होगी, ठीक है। तो उपयुक्त खाद्य उत्पादन से अन्य आर्थिक गतिविधियों का विकास होने लगा, यानी जहाँ पे खाद्य उत्पादन ज़्यादा था फिर वहाँ पे व्यापार भी होने लगा और अन्य आर्थिक गतिविधि भी होने लगी। फिर धीरे धीरे जो गांव होते हैं वो कस्बे बनते हैं, ठीक है। कोई गांव थोड़ा थोड़ा नगर के करीब जाता है, यानी कस्बा बनने लगता है, वहाँ पे व्यापार होने लगता है, वहाँ पे बाजार स्थापित होने लगते हैं, ठीक है। और व्यापार तथा अन्य प्रकार की सेवाएं वहाँ पे शुरू हो जाती है। फिर किसी भी प्रकार के उद्योग के लिए या द्वितीय या तृतीय गतिविधियों के लिए कृषि उत्पादन तथा खाद्य उत्पादन पे निर्भरता यहाँ पे होती है। और यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये उद्योग, पहले तो खेती होती थी, फिर उद्योग भी आने लग जाते हैं, और तृतीय गतिविधि व्यापार वगैरह भी मान लो आप यहाँ पे होने लगता है, यहाँ पे परिवहन की सुविधाएं भी आने लगती है, धीरे धीरे वो कस्बा बनने लगता है, ठीक है। और उपयोग में आने के बाद जो बचा हुआ अनाज, यानी कि मान लो इनके पास अनाज है जो कि उपयोग में किया उसके बाद भी बच गया, यानी सरप्लस अनाज है, यानी कि एक्स्ट्रा अनाज है, तो ये अन्य खाद्य फसलों को व्यापारिक कार्यों में लगाने के शहरीकरण को भी बढ़ावा देती थी, ठीक है। उन यानी कि जो बचा हुआ अनाज है उसको बेचा भी जा सकता है, अन्य खाद्य फसलों को भी यूज किया जाता है व्यापारिक कार्यों में, यानी कि व्यापारिक कार्य का मतलब क्या है, उसको बेचना, ठीक है, उसमें लगाया जा सकता है, जिससे कि शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मंगोलों के लिए व्यापार इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि आप जानते हैं कि मंगोल जो थे ये खेती तो करते नहीं थे, अब कृषि नहीं करते हैं, करते क्या है आखिर? ये क्या करते हैं? लूट मार करते हैं, ठीक है। ये लूटते हैं दूसरों को, छीना झपटी करते हैं, और ये लोग शिकार करते थे, संग्रहण करते थे, ठीक है, आखेट वगैरह जिसको कहा जाता है, और व्यापार करते थे और लूटमारी करते थे। आपको पता है कि अलग अलग क्षेत्रों पर जाके कब्जा कर लेना, उनके संसाधनों को लूटना, ये सब होता था। इसलिए इनके लिए व्यापार जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, स्टेपी जो प्रदेश है यहाँ पे संसाधन की कमी थी, जिस कारण मंगोल और यायावर कबीले के जो लोग थे वो वस्तु के विनिमय और व्यापार के लिए चीनियों के पास जाते थे। अब क्या है भाई, इनके पास खेती और ये संसाधन तो इतने हैं नहीं,
तो जो भी इनके पास वस्तु है उसको लेकर क्या करते थे, एक्सचेंज के लिए चले जाते थे चाइनीज के पास, यानी चीनियों के पास चले जाते थे। यायावर कबीले जो थे खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरण को चीन से लाते थे, यानी खेती यानी कि अनाज वगैरह या जो अन्य उत्पाद है या जो अन्य उपकरण है ये चाइना से लेते थे, और बदले में उनको क्या देके आते थे, उनको शिकार में जो इनके पास है, जैसे मान लो कोई जानवर का फर है या कोई जानवर है, ठीक है, उसका मांस हो गया या जो भी है, उसको वहां पे दे के आते थे, उसके बदले में इनको अनाज वगैरह मिल जाता था। चीन के साथ व्यापार को लेकर लाभकारी शर्तों के आधार पर सभी अयावार मिलकर व्यापार कर पाते थे। अब फायदा भी इनका क्या था, एक तरीके से फायदा इनका ये था कि भाई दोनों को आवश्यकता की वस्तु मिल जाती है। चाइनीज जो लोग हैं उनको जो आवश्यकता है उनकी वो पूर्ति हो जाती है, और इनको जो चाहिए इनको वो मिल जाता है। तो इस तरीके से इनके लिए व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला है कि मेनर। मेनर शब्द का क्या अर्थ है? मेनर की जागीर के अंतर्गत होने वाली जो प्रमुख गतिविधि है, इस पे आपको प्रकाश डालना है। तो फ्रांस में जो लॉर्ड होते थे, ठीक है, इनके पास जमीन होती थी खूब सारी, और उस पर जो भी व्यक्ति रह रहा होता था, ठीक है, तो हर एक व्यक्ति का मालिक जो होता था वो लॉर्ड ही होता था। वो विस्तृत क्षेत्र के स्वामी थे, यानी बड़े बड़े क्षेत्र होते थे इनके पास, जिसमें उनका खुद का घर भी होता था, उनके खुद के पर्सनल खेत होते थे, उनके जोत और चरागाह वाला क्षेत्र होता था, ठीक है। तथा जो अन्य किसान वगैरह हैं वो उनका घर और खेत भी वहीं होते थे, और वो घर उनके लिए क्या कहलाता था, उनका मेनर कहलाता था। अब मेनर की जो जागीर है वो लॉर्ड अपना मेनर भवन, गांव नियंत्रण, ये सब कुछ करता था, यानी कि गांव उसमें होता था, उसकी जागीर होती थी, उस पर उसका कंट्रोल होता था, ठीक है। और ये बड़ा क्षेत्र होता था, तो यहाँ पे 50 से 60 परिवार होते थे। अब याद रखो 50 से 60 परिवार की बात कर रहा हूँ, 50 से 60 लोग नहीं रहते थे। 50 से 60 परिवार का मतलब समझ रहे हो, अगर एक परिवार में 4 से 5 या 6 लोग भी होंगे, तो 50-60 परिवार में अगर आप देखोगे तो 300-400 लोग से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा उनका परिवार कितना बड़ा होता था, 4 मेंबर वाला परिवार था या उससे भी बड़ा होता था, यानी कि काफ़ी जनसंख्या यहाँ पे रहती थी। और डेली लाइफ में जो उपयोग होने वाली वस्तु है वो इनको यहीं पे मिल जाती थी। लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, कपड़े की कताई बुनाई करने वाले लोग भी यहीं पे होते थे। बच्चे जो थे वो लॉर्ड की जो मदिरा होती है, ठीक है, मदिरा संपीड़न का काम करते थे, शराब वगैरह जो होती थी इसका। विस्तृत अरण्य भूमि और वन शिकार हेतु इनके पास बड़ी बड़ी भूमियाँ होती थी, ठीक है। यहाँ पे वन होते थे जिसमें शिकार वगैरह ये करा करते थे, चरागाह होते थे, चर्च होते थे, सुरक्षा के लिए किले वगैरह इनके पास होते थे। तो ये बातें आपको यहाँ बतानी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पुनर्जागरण काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी, यानी कि कुछ महिलाएं ऐसी थी पुनर्जागरण काल में जो इंटेलिजेंट थी, क्रिएटिव थी, और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील भी थी। तो ऐसी ही महिला के बारे में आपको कुछ उदाहरण सहित बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली महिला आप बता दोगे, वेनिस की निवासी एक महिला थी जिसका नाम था कसांद्रा फेदेले। नाम याद रखना, ठीक है, कसांद्रा फेदेले, थोड़ा याद करके जाना वरना पेपर तक भूल जाओगे नाम। तो कसांद्रा फेदेले जो थी, ये सभी महिलाओं को, ये क्या कहती थी, ये कहती थी कि सभी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखनी चाहिए। यानी इन्होंने ये कहा कि सभी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इच्छा रखनी चाहिए अपने मन में। किसी पुरस्कार या सम्मान की आकांक्षा, ठीक है, यानी किसी पुरस्कार या सम्मान, जो सम्मान है उसकी आकांक्षा किए बिना तुम्हें पढ़ाई पे, एजुकेशन पे, शिक्षा प्राप्त करने पे ज़्यादा फोकस करना है। और इस विचारधारा को उन्होंने चुनौती दी कि महिलाओं के पास मानवतावादी गुण नहीं होते, ठीक है। कुछ लोग कहते थे कि महिलाओं के पास उतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उनके पास मानवतावादी गुण नहीं है, ठीक है, ऐसा ऐसा लोग कहते थे। तो इन्होंने उस चीज़ को चुनौती दी। ये यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वान थी, और पादुआ जो यूनिवर्सिटी थी इसमें भाषण के लिए भी आमंत्रित थी। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरी जो है ये है मार्चिसा इसाबेले द इस्ते, ठीक है, ये भी नाम याद रखना है। ये मांटुआ की थी, और ये कहती थी कि पुरुष प्रधान समाज में, जहाँ पे पुरुष का वर्चस्व होता है, ऐसे समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक महिलाओं को आर्थिक स्वायत्ता मिलनी चाहिए, संपत्ति उनको मिलनी चाहिए, और उनको शिक्षा भी मिलनी चाहिए। अगर महिला को संपत्ति मिले, शिक्षा मिले, स्वायत्ता मिले, अधिकार मिले, तो वो पुरुष प्रधान समाज में भी अपनी अलग पहचान बना सकती है, ठीक है। इन्होंने पति की अनुपस्थिति में, जब इनके पति नहीं थे, ठीक है, अनुपस्थिति में राज्य का शासन भी चलाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है इनके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीन के संदर्भ में लॉन्ग मार्च का अर्थ आपको बताना है। लॉन्ग मार्च एक घटना है चाइना में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कम्युनिस्टों, हुआ क्या था देखो, कम्युनिस्टों की जो सोवियत की जो कुओमिंतांग, इन्होंने क्या करा था, नाकेबंदी कर दी थी। अब नाकेबंदी की वजह से पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। तो इसके चलते इन्होंने लॉन्ग मार्च 1934-35 की घटना है, लॉन्ग मार्च पे उनको जाना पड़ा। और ये 6000 मील यानी कि 10,000 किलोमीटर के आसपास मान लो इन्होंने लंबा सफ़र तय करा। और नया अड्डा जो था येनान
येनान जो जगह है उन्होंने यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने युद्ध सामंतवाद को खत्म करने, भूमि सुधार के कानून लाने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे एक बड़ी घटना जो ये हुई थी कि इसमें ये जो 10,000 किलोमीटर यानी 6,000 मील के आसपास जो लोग चले हैं, इसमें आधे से ज़्यादा लोग तो मर भी गए थे। तो ये यहाँ पे हुआ था, ठीक है। और ये एक तरीके से मान लो ये लॉन्ग मार्च की घटना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के इतिहास में, ये भी आपको याद रखना है कि युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए थे और कुओमिंगतांग की जो हार हो गई थी, तो इसमें साम्यवादी जो थे इनके दल का भी विरोध हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन में अथवा करके एक और क्वेश्चन दे रखा था कि जापान के अन्य देशों के साथ संबंध पर जापानी जो बुद्धिजीवी थे उनकी जो अनुक्रमिक पीढ़ियों थी उसके क्या अलग अलग विचार थे, क्योंकि कुछ जापानी थे वो कहते थे कि हमें वेस्ट के साथ, ठीक है, पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, तो कुछ जापानी ऐसे थे जो नहीं मानते थे इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि कैसे कैसे लोगों के विचार थे। तो देखिए, कुछ के अनुसार जापान जो था अमेरिका और पश्चिमी यूरोप जैसा बनने की इच्छा रखता था, यानी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जापान जो है वो अमेरिका के जैसा या पश्चिमी देशों के जैसा, पश्चिमी यूरोप के जैसा बनना चाहता है, उसके अंदर इच्छा है। फिर ये जो फुकुजावा युकिची हैं, ये एक विद्वान थे, इन्होंने कहा था कि जापान को स्वयं में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत गहरी लाइन है, इसका मतलब क्या है ये समझिए। इन्होंने बोला है कि जापान को अपने अंदर से एशिया को निकाल के फेंक देना है। कहने का मतलब है कि जापान कहाँ पे है, एशिया में है। अब जापान में जो एशिया वाले गुण हैं उसको निकाल फेंकना है और किसकी तरह बनना है, पश्चिमी देशों की तरह बनना है, ठीक है। जैसे यूरोप के जो देश हैं उनके जैसा बनना है, या फिर अमेरिका जैसे देश जो हैं इनकी तरह बनना है, यानी मॉडर्न बनने पे, अपनी विचारधारा बदलने की बात ये कर रहे हैं। कुछ का कहना था कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए, ठीक है, यानी हमें हमारे जो खुद के जापानी मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारा जो कल्चर है, हमें उस पर चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मियाके सेत्सुरे के अनुसार अगर हम देखें तो विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं कि हर सभ्यता का हित उसी में है कि वो अपना अपना जो खास हुनर है उसका विकास करे, ये ना करे कि किसी दूसरे को कॉपी करना चालू कर दे, ठीक है। उसकी फिर उसके बाद है क्या है, एमोरी फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक रहे हैं और व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ ये आज़ादी को मानते थे, ठीक है, यानी आज़ादी को ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। इसके बाद हमारा यहाँ पे सेक्शन बी हो जाता है। आई होप आपको सेक्शन बी समझ में आया होगा। यहाँ पे 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद सेक्शन सी हुए, सेक्शन सी में आपके 8 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन बोलेंगे, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर वाले, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सेक्शन सी 8 नंबर के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन है, सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है और जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती है, यानी कि हमारी जो भाषा होती है, हम जो भी ध्वनि बोलते हैं, ठीक है, जो भी हम उच्चारित करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने कोई शब्द बोलूँगा तो उसका कोई अर्थ होगा। तो उपरोक्त कथन के संदर्भ में आपको मेसोपोटामिया में जो लेखन कला के विकास या आवश्यकता या प्रणाली है इसका वर्णन करना है। देखो, अब आप ये देखो कि क्वेश्चन कैसे घुमाया हुआ है। आपसे सीधा सीधा ये नहीं पूछ सकते थे कि बताओ मेसोपोटामिया की लेखन कला का विकास कैसे हुआ, उसकी आवश्यकता या फिर उसकी प्रणाली बताओ। ये देखो, ये लाइन दे के कन्फ्यूज़ करते हैं पेपर में, तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देंगे। अब आंसर देखोगे आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज से डरना नहीं है, समझने की कोशिश करना है कि पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला का जो विकास हुआ है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में जो सबसे पुरानी जो पट्टिकाएं पाई गई है वो 3200 ईसा पूर्व के आसपास की है, ठीक है। इसमें क्या मिला, इसमें कुछ चिन्ह जैसे चिन्ह मिले, चित्र मिले हैं। यहाँ पे इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, हमारी तरह जैसे हमारी जो लिपि होती है उसमें वर्ण होते हैं, इसमें वर्ण नहीं थे, इनकी लिपि में चित्र होते थे, ठीक है। और यहाँ पे बैलों, मछलियों, रोटियों आदि 5000, इन सब की 5000 सूचियाँ, सूची का मतलब लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट मिली है। ये लोग लिखा कैसे करते थे, मिट्टी को गूंथते थे, गीली मिट्टी को, उसको आयताकार पट्टिका बनाते थे, फिर उसमें सरकंडे से, यानी जो एक नुकीली चीज़ होती है, ठीक है, मैं आपको बताऊं कुछ इस प्रकार की नुकीली चीज़ से, ठीक है, उस पर लिखा करते थे। अब गीली मिट्टी है तो आप उस पर लिखोगे तो जाहिर सी बात है आराम से लिख जाएगा, लेकिन ठीक है, कीलाकार चिन्ह जो होते थे उससे लिखा करते थे, लेकिन जब वो सूख जाती थी तो वो परमानेंट हो जाती थी, पक्की हो जाती थी। जो भी लिखना होता था वो गीली पे ही लिखना होता था, सूखी मिट्टी पे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता था। अब ये जो पट्टिकाएं होती थी, लिखने के बाद उसको धूप में रख दिया जाता था ताकि सूख जाए और मजबूत हो जाए, और सूखी हुई पट्टिका पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। लगभग 2600 ईसा पूर्व में वर्ण जो थे वो कीलाकार थे,
बिल्कुल ठीक है। और बाद में इनकी जो भाषा थी वो उस समय सुमेरियन थी। सुमेरियन इनकी सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी। ठीक है, ये ज्ञात है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। यानी जो सबसे पुरानी इनकी भाषा के बारे में जानकारी मिली है वो सुमेरियन लैंग्वेज थी। लेकिन 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे इनकी लैंग्वेज बदली और अक्कदी जो लैंग्वेज थी उसने इसका स्थान ले लिया। ठीक है, अब अगला जो हम पॉइंट बताएंगे वो बताएंगे कि इनको लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी, लिखने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। लेखन कला तो समझ लिया, तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब समाज में अपने लेन देन को स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता इनको महसूस हुई तब इन्होंने लेखन स्टार्ट किया होगा। ठीक है, यानी जैसे मान लो कोई हिसाब किताब रखना है तो अगर हम उसको लिख के रखते हैं तो उसको 10 साल बाद भी अगर हम खोल कर देखेंगे तो पढ़ पाएंगे, यानी वो परमानेंट हो गया, स्थायी हो गया। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी बनाने के लिए आवश्यकता पड़ी। जब कोई ज़मीन खरीदी जाती है, बेची जाती है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जिस व्यक्ति ने बेची होती है, जिस व्यक्ति ने खरीदी होती है, तो उसको कुछ प्रूफ मिलेगा ना कि भाई इसने बेच दिया और इसने खरीद लिया, अब ये जमीन इसकी है। तो इसको यानी भूमि का जो हस्तांतरण है उसको कानूनी मान्यता देने के लिए भी ये किया जाता था। राजा के कार्य का वर्णन करने के लिए भी लेखन कला का इस्तेमाल होता था। कानून में जो संशोधन या कोई नई उद्घोषणा होती थी राजा के द्वारा, उसके लिए भी लेखन कला की आवश्यकता होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं लेखन प्रणाली। तो देखो, जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर, जो नुकीले जो अक्षर होते थे, चिन्ह होते थे, इसका प्रयोग किया जाता था। अकेला व्यंजन या स्वर यहाँ पे नहीं होता था, जैसे हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें स्वर व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये पढ़ते हो हिंदी में, ठीक है, आप ये पढ़ते हो का खा गा गा, ये हमारे व्यंजन है, आ ई ऊ जो भी है ये हमारे स्वर हैं। ऐसा इनके में नहीं होता था। ठीक है, इनके में क्या होता था, चिन्ह होते थे। तो ये आपको याद रखना है। और चिन्ह वाली जो लिपि होती है वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ेंगे। यानी जो लिखने वाला है उसको सैकड़ों चिन्ह याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और लिखना भी है तो पट्टी का जो पट्टी होती है उसको सूखने से पहले लिखना होता था। तो ये बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। अब देखो, मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसके ऑप्शन में आपको अथवा करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसको समझते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, अपने शहरी जीवन और विशाल और समृद्ध साहित्य, अपने गणित, अपने खगोल विद्या के लिए बहुत फेमस था। इसके बारे में आपको बताना है, उसकी उपलब्धियां बतानी है। ठीक है, तो देखो मेसोपोटामिया की उपलब्धियां क्या है। तो 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्ती बसना स्टार्ट हो गई थी। और इनके जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिली है वो है काल गणना। ठीक है, ये काल को जो समय की गणना है वो कर सकते थे, और यही गणना फिर यूरोप में, अरब में और सभी देशों में पहुंची है। ठीक है, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, यानी ये लोग गणित भी जानते थे। 1800 ईसा पूर्व के आसपास जो मिट्टी की पट्टिका मिली है उस पर गुणा भाग की तालिका मिली है, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह इसकी सारणियाँ मिली हैं। इनके अनुसार पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष में, ठीक है, 12 महीने होते थे। इन्होंने ही तो बताया है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, या एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये जो हम आज के समय में देखते हैं ना, ये सब हमको यहीं से पता लगा है। ठीक है, और मतलब एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो ये सब हमको यहीं से मिलता है। आकाश में तारे और तारामंडल की स्थिति का ज्ञान था इन लोगों को। शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे बेहतरीन थी, शहरी जीवन था। ठीक है, और विद्यालयों का निर्माण शुरू हुआ, लेखन कला का विकास हुआ, व्यापार यहाँ पे उन्नत था। शीशे का कार्य और कुम्हार के चाक का प्रयोग ये सब यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, तो ये यहाँ की शहरी सभ्यता के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में किसी एक वर्ग का सदस्य होता है। ठीक है, यानी कि 3 वर्ग हैं समाज में, और हर व्यक्ति अपने काम के आधार पर किसी ना किसी एक वर्ग में शामिल होता है। एक बिशप में कहा है कि यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, यानी कि इस वर्ग व्यवस्था में कुछ लोग प्रार्थना करते हैं। अब जो प्रार्थना करते हैं वो पादरी लोग होते हैं। ठीक है, चर्च के जो लोग होते हैं। दूसरे लड़ते हैं, लड़ने वाले कौन होते हैं, जो योद्धा होते हैं, सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं। और शेष जो बच गए वो अन्य कार्य करते हैं, जिसमें किसान आ जाएगा, मजदूर आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 हिस्सों में समाज को इन्होंने बांट दिया है। फ्रांसीसी सामंतवादी समाज के मुख्य 3 वर्गों के अभिलक्षण के बारे में आपको, ठीक है, उसकी विवेचना करनी है। तो देखिए, फ्रांसीसी समाज अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 3 वर्ग थे यहाँ पे। एक पादरी वर्ग हो जाएगा, अभिजात वर्ग हो जाएगा, और एक कृषक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पादरी वर्ग आप जानते हैं ये चर्च से जुड़े होते थे। चर्च एक शक्तिशाली संस्था होती थी, ये राजा पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होती थी, स्वतंत्र संस्था है। इसके अपने नियम होते थे और राजा के द्वारा इसको भूमि दी जाती थी। ठीक है, इनको उस भूमि पर टैक्स लेने का भी अधिकार होता था। और जो पॉप होते थे ये रोम में रहा करते थे। चर्च में लोग संडे के दिन आते थे, पादरियों के उपदेश सुनने के लिए आते थे, यहाँ पे सामूहिक प्रार्थना की जाती थी। ठीक है, कृषक, महिलाएं तथा शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता, ये याद रखना। कृषक
महिलाएं तथा शारीरिक रूप से जो बाधित व्यक्ति है उसको पादरी नहीं बनाया जाता था। कृषक अपनी उपज का जो 10वां हिस्सा था वो टीथ नामक कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में इनको दिया करता था, ठीक है। और कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जो घूम घूम के शिक्षा दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे, इनको फ्रायर कहा जाता था, ठीक है। जो घूम घूम कर उपदेश देते हैं उनको क्या कहा जाता है, फ्रायर। और जो पुरुष भिक्षु होते थे ये मोंग कहलाते थे, स्त्री भिक्षु जो होती थी ये नन कहलाती थी। तो ये तो हो गया चलो पादरी वर्ग से रिलेटेड सारी बातें हो गई। फिर दूसरा वर्ग जो था इसको अभिजात वर्ग कहा जाता है। अभिजात वर्ग, ठीक है, इनका अभिजात वर्ग का मतलब क्या है, ऐसा वर्ग जिसके पास ताकत हो, ऐसा वर्ग जिसके पास धन हो, ऐसा वर्ग जिसके पास प्रभुत्व हो यानी वर्चस्व हो, ठीक है, ऐसा वर्ग था ये। इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, भूमि होती थी उस, और भूमि पे इनका कंट्रोल होता था, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ याद आ रही है कि जो एक वेस्लेज प्रथा थी इसका विकास हुआ है, और जिसका अर्थ क्या था कि फ्रांस के जो शासक लोग हैं इनसे इनका जुड़ाव होता था। और इसी प्रथा के कारण जो बड़े बड़े भूस्वामी यानी जिनके पास खूब सारी ज़मीनें होती थी, कई हजारों एकड़ में ज़मीनें होती थी, ठीक है, और जो अभिजात वर्ग थे ये राजा के अधीन होते थे, यानी कि सबसे ऊपर तो राजा ही है, जितने भी अभिजात वर्ग है सब राजा के नीचे आएंगे, ठीक है। तथा भूस्वामी इनसे भी नीचे, यानी समाज में वर्ग बनाती है तो सबसे ऊपर राजा, फिर अभिजात वर्ग, और फिर इसके बाद ये तीसरा वर्ग आ जाएगा। और अभिजात वर्ग जो है ये राजा को अपना स्वामी, ठीक है, मान लेते थे और वचनबद्ध रहते थे। तो ये सारी बातें आपको यहाँ बतानी थी। दूसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग जो है इसमें किसान आ जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते थे, स्वतंत्र और बंधक। तो स्वतंत्र किसान जिसको कृषक दास कहा जाता था, इसमें पुरुषों में कम से कम 40 दिन तक इनको सैनिक सेवा में योगदान देना होता था। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि हर पुरुष को 40 दिन कम से कम सैनिक सेवा भी देनी होती थी, ठीक है। और श्रम अधिशेष लॉर्ड के पास रखा जाता था, रह जाता था। कई बार क्या करते थे, इनको लॉर्ड की ज़मीनों पे भी काम करना होता था, अपनी ज़मीनों पे भी काम करना होता था। फिर गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, खेतों की बाड़ बनाना, सड़क या इमारत की मरम्मत करवाना, ठीक है, ये सारे जो काम होते थे ये क्या होते थे, ये काम मजदूरी मतलब ये काम इनको बिना मजदूरी मिले भी कई बार करना पड़ता था, ठीक है। यानी कि काम करना पड़ता था लेकिन इस चीज़ के लिए इसको मजदूरी नहीं मिलती थी। और फिर टैली नामक एक टैक्स था जो राजा कभी कभी लगाता था, किसानों पे लगाया जाता था ये टैक्स, किसानों को ये टैली नामक कर देना होता था, ठीक है। इसके बाद मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने अथवा करके, कि सामंतवादी समाज में प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर तथा अपरिवर्तनीय पाया और वहाँ अनेक प्रक्रियाएं थी जो व्यवस्था को बदल सकती थी। तो इस कथन के आधार पर आपको इसका आंसर करना है। तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पर्यावरण। तो 5वीं से 10वीं सदी तक अगर हम यूरोप को देखते हैं तो ज़्यादा जो हिस्सा था वो जंगलों से घिरा हुआ था। किसान जो थे उन पे बहुत अत्याचार किया जाता था, इसीलिए कुछ किसान बेचारे क्या करते थे, अत्याचार से बचने के लिए जंगल में भाग जाते थे, वहाँ पे छुप जाते थे। लंबी और प्रचंड सर्दी होती थी, यानी बहुत लंबा समय होता था जिसमें बहुत तगड़ी वाली ठंड होती थी। तो अब ठंड वाला सीजन जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए जो फसल है वो उपज जो है ये बहुत ही कम होती थी, ठीक है। कृषि पैदावार भी यहाँ पे कम होती थी। 11वीं सदी में यूरोप में गर्माहट का दौर शुरू हो गया, यानी कि अब थोड़े से गर्म दिन आने शुरू हो गए थे और टेम्परेचर पहले के मुकाबले बढ़ गया था। इसकी वजह से इनको कुछ फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्या हुआ कि अब इनको खेती के लिए थोड़ा लंबा समय मिल गया, यानी कृषि कार्य में बढ़ोतरी हो गई। फिर भूमि का उपयोग, ये दूसरा पॉइंट है, यानी पहले केवल बैलों की जोड़ी से और लकड़ी का हल प्रयोग करके ही खेती करते थे, जुताई करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। मानव श्रम यानी मानव की मेहनत की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी। फसल चक्र का भूमि वर्ष के 2 भागों में बांटने का प्रभावहीन तरीका प्रयोग में लाने के कारण मिट्टी की उर्वरता कम होने लगी, क्योंकि 2 हिस्सों में इन्होंने जमीन को फसल चक्र को बांटा था और खूब यूज़ करते थे, इसलिए जमीन की उर्वरक शक्ति थी कम होने लगी थी, ठीक है। अकाल पड़ने लगे थे। लंबे समय तक देखें तो कुपोषण की समस्या आ रही थी, बहुत लंबे लंबे विनाशकारी अकाल पड़ जाते थे, लोगों का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। इन कठिनाइयों के बावजूद भी लॉर्ड जो था वो किसानों को मजबूर करता था कि अच्छी फसल अच्छी उपज दें। अब किसान कहाँ से अच्छी उपज देगा जब अकाल पड़ रहा है, दुनिया भर की समस्याएं चल रही है, तो कैसे हो सकता था यह पॉसिबल, ठीक है। फिर भूमि का उपयोग करने का तरीका बदला और नई टेक्नोलॉजी भी आने लगी, ठीक है, यानी नई कृषि प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। अब ये लोग क्या करने लगे,
अब ये लोग लकड़ी के हल के स्थान पे लोहे की नोक वाले हल और सांचेदार पटरे का उपयोग करने लगे, ठीक है। यानी जो हल होता है, जो नुक होती है जो जमीन के अंदर जाती है, यहाँ पे ये लोहे की फाल लगाते थे। अब लोहे की फाल लगाने से ये फायदा हुआ कि बहुत गहराई तक जमीन को खोद सकते हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा गहराई तक जमीन को खोद पाएंगे उतना ज़्यादा उपजाऊपन जो होता है ज़मीन का वो बाहर आएगा। फिर सांचेदार पटरे का इस्तेमाल करने लगे। हल जोतने वाले जो बैल होते थे पहले उसके गले पे, ठीक है, वो जो पटरा बांधा जाता है एक, पहले उसके गले पे बांधा जाता था, अब गले की जगह ये कंधे पे बांधने लगे। कंधे पे जब जानवर के बांधते हैं तो वो ज़्यादा शक्ति उसको मिलती है, वो ज़्यादा शक्ति से खेत की जुताई कर सकता है, ठीक है। पहले क्या था, 2 खेत वाली व्यवस्था थी, 2 खेत वाली व्यवस्था के कारण जमीन का उपजाऊपन कम हो रहा था। अब इन्होंने 3 खेत वाली व्यवस्था शुरू कर दी, यानी इनके पास 3 खेत होंगे, एक को तो ये खाली छोड़ देंगे, यानी परती छोड़ देंगे, ठीक है, उस पर खेती ही नहीं करेंगे, बाकी इन 2 खेतों पे खेती करेंगे। फिर कुछ साल के बाद इस खाली ज़मीन पे चले जाएंगे और इसमें से किसी एक ज़मीन को परती छोड़ देंगे, तो ये वापस अपनी उपजाऊ क्षमता को प्राप्त कर लेगी, पालेगी, ठीक है। तो ये करने लगे, तो इससे क्या हुआ, उत्पादन जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर अमेरिका के संदर्भ में गोल्ड रश का क्या अर्थ है। आपको इसके बारे में बताना है कि पूरे महाद्वीप में ये अलग अलग उद्योगों का मार्ग कैसे इसने खोल दिया। तो 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूएसए जो है, यहाँ पे कैलिफोर्निया नामक एक स्थान है, यहाँ पे कुछ सबूत मिले गोल्ड के, यानी सोने के। अब सोना जो है आज भी बहुत महंगा है और उस जमाने में भी काफ़ी महंगा ही होता था, ठीक है। तो गोल्ड जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट धातु है। अब लोगों को पता लगा, यूरोपियन लोगों को जो खासकर बहुत लालची थे, यूरोपियन को जब पता लगा कि अमेरिका में कैलिफोर्निया में गोल्ड हो सकता है ज़मीन के नीचे, तो ये रातों रात करोड़पति अरबपति जो बनना चाहते थे, जो अपनी किस्मत बदलना चाहते थे, ठीक है, तो उनके अंदर एक, मतलब आप ये मान लो उनके अंदर एक ऐसी खुड़क सी उठ गई कि भाई हमें जाना है गोल्ड लेने, हमें बस वो गोल्ड उठाना है वहाँ से और करोड़पति बन जाना है। तो इसी आपाधापी को, यानी जब हजारों की संख्या में लोग यूरोप से अमेरिका में कैलिफोर्निया में आने लगे, इस लालच को लेकर आने लगे अपने दिमाग में कि यहाँ तो हमें सोना मिलेगा और सोने को हम लेंगे और करोड़पति बन जाएंगे, तो इसी को क्या कहा जाता है, गोल्ड रश, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गोल्ड रश के कारण उद्योग जो थे यहाँ पे काफ़ी बढ़े। आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो इसको समझते हैं। पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण किया गया, हजारों की संख्या में चीन से मजदूर बुलाए गए और उनको लगा दिया गया कि भाई तुम रेल की पटरियाँ बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रेल को यहाँ पे लाना है, ठीक है, रेलवे का काम करना है। तो रेलवे का काम जो था अमेरिका में 1870 में तथा कनाडा में 1885 में पूरा हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण जमीन से वंचित हुए छोटे किसान जो थे वो क्या करने लगे, कारखानों में नौकरी करने लगे, क्योंकि कारखाने बढ़ रहे थे तो कारखानों में रोजगार भी था। रेलवे के साज सामान बनाने के लिए भी बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाए गए थे। ऐसे यंत्र बनाए गए जिसमें बड़े पैमाने पे खेती को आसान बना दिया, यानी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी मशीनें बनाई गई जिससे कि आप खेती में भी उसका यूज़ करोगे तो इन मशीनों के कारण खेती भी अच्छी हो जाएगी, फसल भी अच्छी हो जाएगी। फिर यूएसए और कनाडा, यहाँ पे उद्योगों का खूब विकास हुआ, कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और 1890 तक यूएसए दुनिया का अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था, यानी कि बहुत मजबूत औद्योगिक शक्ति के रूप में अमेरिका सामने आया था, ठीक है। फिर अब मान लो अगर आपको ये भी क्वेश्चन नहीं आता तो इसके अथवा में एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों के विस्तार के साथ साथ मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए मजबूर किया था, ठीक है। फिर चिरोकी जो कबीला है इसका एग्जाम्पल देते हुए आपको बताना है कैसे इनको ज़मीन से बेदखल किया जाता था, ठीक है, वो तरीके बताने हैं। तो मूल निवासी, उनकी ज़मीनों से उनको बेदखल कर दिया गया, तो कौन से तरीके अपनाए गए इसको देखते हैं। तो यूएसए में रहने वाले जो यूरोपीय लोग थे इन्होंने क्या करा, जो यहाँ के मूल निवासी थे धोखे से इनके साथ फ्रॉड करके, जालसाजी करके इनसे ज़मीन ले ली, इनकी ज़मीन हथिया ली और बाद में पैसा देने से मना कर दिया, वायदा खिलाफी इनके साथ कर दी, उनको यहाँ से भगा दिया, ठीक है। फिर दूसरा है कि उच्च अधिकारी भी इन बेदखलियों को गलत नहीं समझते थे, उन्हें लगता था कि ये लोग जो है ये ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो मूल निवासी है ये आलसी बहुत है, ये मर खपने के लायक है, यानी मरने के लायक है, इनको तो ज़मीन का उपयोग ही नहीं आता है, तो इतनी ज़मीन का करेंगे क्या, ठीक है। मूल निवासियों को ज़मीन से बेदखल करना इस आधार पे ही सही मानते थे कि ज़मीन का सही इस्तेमाल तो इनको आता ही नहीं है। फिर एक फ्रांसीसी आगंतुक, इसने क्या लिखा है कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएंगे, यानी कि जिस तरीके से ज़मीन को ये जंगलों को समाप्त कर रहे थे, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे, ठीक है, जंगली जानवर तो समाप्त होंगे ही, आदिम जो जानवर थे उसके साथ साथ ये आदिम जो जनजाति है ये भी समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। ज़मीन के अंदर अगर इनको पता लग जाए कि किसी ज़मीन में सीसा, सोना या तेल या कोई खनिज है
तो ये मूल निवासियों के लिए तो ये बड़ी समस्या बन जाती थी, क्योंकि अगर मूल निवासी की ज़मीन के नीचे अगर ऐसा कुछ सबूत मिल जाता है तो उसको वहाँ से भगा दिया जाता है, उसको भागने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इनको फिर छोटे छोटे इलाके दे दिए जाते हैं, वहाँ पे कैद कर लिया जाता है, जिसको रिजर्वेशन कहा जाता था, ठीक है, वहाँ पे इनको रखा जाता था। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है चिरोकी जो कबीला है, ठीक है, चिरोकी कबीला के बारे में पूछा हुआ है, तो इसके बारे में बताइए। तो जॉर्जिया के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी लोग नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो ये क्या कहते हैं कि जॉर्जिया में ये अधिकारी कहते थे कि चिरोकी लोग जो है ये नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये अब इनको अधिकार देने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि उसका उपयोग ही नहीं कर सकते। फिर अमेरिका के न्यायाधीश द्वारा चिरोकी लोगों की संप्रभुता संपन्न कहने के बावजूद भी संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जो थे एंड्रयू जैक्सन, इन्होंने भी रातों रात अपनी ज़मीन को छोड़कर, ठीक है, इनको मरुभूमि की तरफ भगा दिया, यानी इनकी ज़मीन से इनको भगा दिया गया। अमेरिकी फ़ौज भेज दी ताकि इनको भगाया जाए। 1500 लोगों को वहां से हटने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें से 1/4 जो थे वो आंसुओं की राह, ठीक है, रोते हुए वहां से गए। कई लोग तो रास्ते में ही मर गए, ठीक है। तो इस तरीके से इनको इनकी ज़मीन से भगाया गया था। तो यहाँ पे अपना जो सेक्शन डी था ये खत्म हो जाता है, सॉरी सेक्शन सी खत्म हो जाता है। अब सेक्शन डी पे आ गए हम। सेक्शन डी में हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके स्रोत यानी कि जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 3 सोर्स दिए गए हैं, इन सोर्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना और इनके आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए, दासों के प्रति व्यवहार नामक जो ये उपयुक्त विवरण है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये टैसीटस, ठीक है, टैसीटस जो है आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार था, इसके द्वारा दिया गया था। कत्ल के पश्चात पुराना रिवाज के हिसाब से क्या नियम था? पुराने रिवाज के हिसाब से नियम ये था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले सभी दास को फांसी दे दो, अगर चाहे एक दास ने कत्ल किया हो लेकिन फांसी सारे दासों को मिलेगी। नीरो द्वारा आदेश का पालन करवाने के लिए क्या किया गया था? तो नीरो ने क्या करा, अभिलेख के द्वारा जो विरोधी थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको फटकार लगाई और सेना लगा दी रास्ते में। जब फांसी देने के लिए लोगों को ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उनकी सुरक्षा के लिए सेना लगा दी ताकि कोई उनको रोक ना सके, ठीक है। इसके बाद आपके सामने दूसरा सोर्स है, इस सोर्स को आप पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करो और आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। जुवेनी किस भाषण के इतिवृत्तकार थे? तो ये फारसी भाषा के थे, ठीक है। किस भाषा के थे? फारसी भाषा के थे। निशापुर, हेरात और बगदाद, यहाँ पे आधिपत्य कब्जा करने के में कुल कितने लोगों को चंगेज खान ने मौत के घाट उतार दिया था? तो टोटल इतने लोग थे, ठीक है। आपको यहाँ पे देख के आप बता रखा है, यहाँ पे आप उसको प्लस कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग संख्या दे रखी है, आप उसको प्लस करोगे तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। चंगेज खान के द्वारा ये भीषण नरसंहार क्यों किया गया था? तो जो विवरण है उससे पता चलता है कि जिन नगरों में चंगेज खान का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, यानी वहाँ के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ के लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। निसापुर में एक मंगोल राजकुमार की हत्या हो गई थी, इस कारण भी बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे कत्लेआम किया गया था। अब बात करते हैं तीसरा, जापानियों ने कब तक कौन सी लिपि जो थी वो चीनियों से ली थी? तो 6ठी शताब्दी में जो कांजी लिपि थी ये ली थी, ठीक है। फिर मुरासाकी के द्वारा कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो हिरांगना जो लिपि थी इसका प्रयोग किया गया था। जापानियों ने क्यों तथा कौन से 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास किया? तो जापान ने हीरागाना और कताकाना, ठीक है। इसका देखो यहाँ पे हीरागाना कताकाना ये दे रखा है, इसका यूज़ किया था और इसका विकास किया क्योंकि ये चाइनीज़ जो लैंग्वेज थी उससे बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है, चाइनीज़ से बिल्कुल अलग थी। अब बात करेंगे सेक्शन ई जो कि मैप वाला क्वेश्चन होता है। इसमें आपको बताना है कि इटली का जो मैप है उसमें आपको सार्डिनिया बताना है, फ्लोरेंस बताना है, पादुआ और रोम, इनमें से कोई एक बताना है, ठीक है। ये तो आया आपका 34.1। फिर 34.2 में आपसे पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का मैप है, उसमें 2 प्लेस यानी ए और बी 2 प्लेस दे रखे हैं, आपको वो पहचानने हैं और उसका क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। तो मैप देख लेते हैं। तो देखिए ये मैप है, यहाँ पे पादुआ है, यहाँ पे फ्लोरेंस है और यहाँ पे रोम है और यहाँ पे सार्डिनिया है, ठीक है। तो जो आपसे पहले में पूछा हुआ है सार्डिनिया, फ्लोरेंस, पादुआ और रोम, आपको यहाँ पे बता दिया है। फिर दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया का मैप में आपके सामने ए और बी दे रखा है। तो ए जो है ये कैनबरा है, ठीक है, और बी जो है मेलबर्न है, ये आपको पहचानना था और इसका सही आंसर करना था। तो यहाँ पे अपना ये जो पेपर ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप इस नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और पेपर चाहिए इससे पहले के तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा आगे के पेपर भी बना दूं, ठीक है।